Hello friends, welcome to Pharma Tutor. Today we'll discuss about anti-epileptic drugs. So, let's get started. Today we'll discuss about anti-epileptic drugs. एंटी ड्रग्स समझने के लिए हमें पहले एपिलेप्सी को समझना होगा। एपिलेप्सी क्या होती है? ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, यानी कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें जो पेशेंट होता है उसकी जो ब्रेन एक्टिविटी होती है वो अब नॉर्मल हो जाती है। हमारे ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की एक्टिविटी से नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग होती है, लेकिन अगर इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस हो जाए तो उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स बॉडी में शो होने लगते हैं, जैसे कि सीजर्स और पेशेंट अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है, सेंसेशंस होती हैं बॉडी में, और कभी कभी पेशेंट अवेयरनेस भी लॉस कर देता है, यानी कि पेशेंट फेंट भी हो जाता है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स क्या होते हैं? इन्हें हम कॉमनली एंटी कन्वल्सेंट के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम इन्हें एंटी सीज़र ड्रग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सीज़र के अगेंस्ट यूज़ होते हैं। इसमें बेसिकली हम एपिलेप्टिक सीज़र्स का ट्रीटमेंट करते हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स अपना मैकेनिज़्म कैसे शो करते हैं? बेसिकली इनके 3 मेन मैकेनिज़्म होते हैं, जिसमें कि ये गाबा के एक्शन को एनहेंस करते हैं, ये सोडियम चैनल के फंक्शंस को इनिबिट कर देते हैं, ये कैल्शियम चैनल्स को इनिबिट कर देते हैं, और अगर अदर मैकेनिज़म्स की बात की जाए तो ये ग्लूटामेट के रिलीज़ को भी इनिबिट करते हैं, साथ ही साथ ये ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। अब आप जैसा कि इस फिगर में देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट ड्रग्स हैं जो कि डिफरेंट मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के थ्रू एपिलेप्सी को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि सोडियम चैनल ब्लॉकेड, ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जिसमें कि कार्बामेज़ेपिन, लैमोट्रिगिन, ऑक्सीकार्बोज़ेपिन और फेनिटोइन आ रहे हैं। ये सोडियम चैनल्स को इनिबिट कर रहे हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को, जिससे कि ये एपिलेप्सी को कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जो कि कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर रहे हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। ग्लूटामेट का जो रिसेप्टर है उसे भी ब्लॉक करने के लिए ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट का यूज़ हो रहा है, जैसे कि फेल्बामेट, मैग्नीशियम और टोपिरामेट। गाबा ट्रांस एमिनेस इनिबिटर का भी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि वीगाबेट्रिन, और गाबा अपटेक इनिबिटर टियागाबीन इज़ ऑल्सो यूज्ड। हम गाबा की एक्टिविटीज़ को पोटेंशिएट करने के लिए, यानी कि बढ़ाने के लिए, हम ड्रग्स जैसे कि बेंजोडाइजेपिन, फेल्बामेट, फिनोबार्बिटल और टोपिरामेट एंड वाल्प्रोइड जैसे ड्रग्स का यूज़ करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे हम जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स हैं उसमें हम सोडियम चैनल्स और कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करके, गाबा की एक्टिविटी को पोटेंशिएट करके, हम बेसिकली एक्साइटेशन को कम कर रहे हैं, ताकि जो सीजर्स के रिस्पॉन्स हैं एपिलेप्सी में वो रिड्यूस हो सकें, और इसीलिए हम इन सारे ड्रग्स का यूज़ हम एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक्स, इनको 2 जनरेशन में डिवाइड किया गया है, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हम ड्रग्स जैसे कि फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन, वाल्प्रोइड, फिनोबार्बिटल, प्रिमिडॉन और बेंजोडाइजेपिन्स का यूज़ करते हैं। जबकि अगर बात की जाए सेकेंड जनरेशन की, तो इसमें हम लामोट्रिगिन, लेवितिरासिटेम, टोपिरामेट, गाबापेंटिन और वीगाबेट्रिन जैसे ड्रग्स का यूज़ करते हैं। अगर हम बात दूसरी क्लासिफिकेशन की करें, डिपेंडिंग अपॉन के.डी. त्रिपाठी और फार्माकोलॉजी, तो एपिलेप्सिक के ड्रग्स को डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया गया है, जैसे कि बार्बिट्यूरेट्स में आपके ड्रग्स आएंगे फिनोबार्बिटॉन, डीऑक्सीबार्बिट्यूरेट जिसमें क्या आएगा प्रिमिडॉन, हाइडेंटोइन जैसे कि फेनिटोइन, फॉस्फेनिटोइन, इम्यूनोस्टिलबिन्स, इसमें हम कार्बामेज़ेपिन, ऑक्स कार्बाजेपिन का यूज़ करेंगे, सक्सिनिमाइड लाइक ईथोसक्सिमाइड, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, वाल्प्रोइक एसिड, सोडियम वाल्प्रोइड, वाल्प्रोइक्स। बेंजोडाइजेपिन्स में हम क्लोनाजेपैम, डाइजेपैम, लोराजेपैम, क्लोबाजैम, सब जेपैम इनका यूज़ करेंगे। फिनाइल ट्राइजीन में लामोट्रिगिन आएगा, जबकि साइक्लिक गाबा एनालॉग्स में हम गाबापेंटिन और प्रीगाबालिन का यूज़ करेंगे। अगर नए ड्रग्स की बात की जाए तो नए ड्रग्स जो एंटी एपिलेप्टिक क्लास में इंक्लूड किए गए हैं वो हैं टोपिरामेट, जोनिसामाइड, लेविट्रासिटैम, वीगाबेट्रिन, टियागाबीन एंड लैकोसामाइड। फिनोबार्बिटॉन्स
फिनोबार्बिटॉन पहले इफ़ेक्टिव ऑर्गेनिक एंटी सीजर एजेंट है, जो कि दूसरे बार्बिचुरेट्स की तरह ही इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होता है, जैसे कि अदर बार्बिचुरेट्स डिप्रेशन में यूज़ होते हैं, लेकिन इनका जो कैल्शियम आयन चैनल इनिबिशन और ग्लूटामेट रिलीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इनमें हिप्नोटिक इफ़ेक्ट भी कम होता है। ये अदर बार्बिचुरेट्स की तरह गाबा रिसेप्टर्स को भी मीडिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो सीजर्स का थ्रेशोल्ड है उसको बढ़ा देते हैं, यानी कि सीज़र को टॉलरेट करने की, कंट्रोल करने की जो पोटेंशियल है वो बढ़ा देते हैं, और इससे सीज़र का जो स्प्रेड है ऑल ओवर द बॉडी वो कम हो जाता है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो ये ड्रग्स स्लोली अब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में, और इनका जो टी हाफ है वो बहुत लॉन्ग है, यानी कि 80 to 120 आवर्स। ये लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं, जबकि किडनी में ये एक्सक्रीट हो जाते हैं अनचेंज। सिंगल डोज दी जाती है इन्हें हर 3 हफ्ते में इन स्टेडी स्टेट। एडवर्स इफ़ेक्ट्स की अगर बात की जाए तो ये सेडेशन कॉज करते हैं, बिहेवियर अबनॉर्मलिटीज़ कॉज करते हैं, हाइपर एक्टिविटी चिल्ड्रंस में शो करते हैं, स्किन रैशेस कॉज करते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और ऑस्टियोमलेशिया कॉज करते हैं। प्रीमिडोन एक डीऑक्सीबार्बिचुरेट है जो कि लीवर में मेटाबोलाइज होकर कन्वर्ट होता है फिनोबार्बिटॉन और फेनिलएथिलमेलोनामाइड में, यानी कि PEMA में। इसकी टी हाफ की बात की जाए तो बाकी बार्बिचुरेट्स के कंपैरिजन में इसका टी हाफ बहुत कम होता है, यानी कि 6 to 14 आवर्स। अभी हमने फिनोबार्बिटॉन की बात की थी तो उसका 80 to 120 आवर्स था। इनका जो एक्सक्रीशन है वो अनचेंज्ड होता है किडनी में अबाउट 1/3, और डोज टू डोज प्रीमिडोन जो है वो लेस पोटेंट होता है, लेकिन इनकी जो एंटी एपिलेप्टिक की एफिकेसी है वो फिनोबार्बिटॉन के जस्ट इक्वल है या सिमिलर कह सकते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो फिनोबार्बिटॉन के जितने भी एडवर्स इफ़ेक्ट्स थे वो सेम यहाँ पे भी आएंगे। इन एडिशन अगर बात की जाए तो अनीमिया भी कॉज करेंगे प्रीमिडोन, इनकी वजह से ल्यूकोपीनिया हो सकता है, साइकोटिक रिएक्शंस हो सकते हैं, लिम्फ नोड्स में एनलार्जमेंट भी रेयरली पाई गई है कुछ पेशेंट्स में। फेनिटॉइन हाइडेंटॉइन कैटेगरी में आता है। अगर इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात की जाए तो ये सीएनएस को डिप्रेस नहीं करता है, लेकिन अगर इसकी टॉक्सिक डोज दी जाए तो मसल रिजिडिटी और एक्साइटमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। हम इसका यूज़ जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में करते हैं टॉनिक फेज़ को अबॉलिश करने में, लेकिन इसका क्लॉनिक फेज़ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। साथ ही साथ ये सीजर्स की जो एक्टिविटी है उसको पूरी बॉडी में स्प्रेड होने से प्रिवेंट करता है। अगर टॉनिक क्लॉनिक एपिलेप्सी की बात की जाए तो फेनिटोइन इस टॉनिक क्लॉनिक एपिलेप्सी को सप्रेस करता है, कम करता है, लेकिन एन्सेफेलोग्राम में इसका कोई चेंज नहीं देखा गया है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी फेनिटोइन का इफ़ेक्ट है। ये क्या करता है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में वेंट्रिकुलर ऑटोमेटिसिटी को डिप्रेस कर देता है, बट एट्रियोवेंट्रिकुलर जो कंडक्शन होता है हार्ट में उसको एक्सेलरेट कर देता है। कार्बामेज़ेपिन की बात की जाए तो ये केमिकली इमिप्रामीन से रिलेटेड है, लेकिन इसका एक्शन अगर देखा जाए तो ये मूड स्टेबलाइज़र की तरह रोल प्ले करता है, जैसे कि लिथियम ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में करता है। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में होता क्या है कि ट्राइजेमिनल नर्व्स जो है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी फेशियल मसल्स में स्मॉल एक्टिविटीज़ से भी पेन सेंसेशंस होती हैं। फेनिटोइन की तरह ही इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम है, लेकिन फेनिटोइन से डिफरेंस क्या है, ये किंडलिंग इफेक्ट को इनहिबिट करते हैं, साथ ही ये इलेक्ट्रोशॉक सीजर्स को मॉडिफाई कर देते हैं, और जो पेंटाइलिन टेट्राजोल की वजह से जो सीजर्स इंड्यूस होते हैं ये उनको भी कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं, और ये इलेक्ट्रोशॉक को भी कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है, कैसे रोल प्ले करते हैं, ये बेसिकली सोडियम आयन चैनल्स को स्टेबलाइज कर देते हैं इनएक्टिवेट स्टेट में, जिसकी वजह से एक्साइटेबिलिटी जो है न्यूरॉन्स की वो कम हो जाती है, और ये गाबा रिसेप्टर्स को भी पोटेंशिएट करने में रोल प्ले करते हैं। अगर हम कार्बामेज़ेपिन के फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये वाटर में पुअरली सॉल्युबल होते हैं, जिसकी वजह से इनका ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। प्लाज्मा प्रोटीन में इनकी 75% बाउंडिंग होती है, और ये लीवर में जाके मेटाबोलाइज होते हैं इसके एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म में, जो कि 10-11 इपॉक्सी कार्बामेज़ेपिन है। ये CYP3A4 के सबस्ट्रेट और इंड्यूसर होते हैं। इनकी हाफ लाइफ जो है वो 20 to 40 आवर्स होती है, जो कि इंडक्शन के बाद धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है।
ये मेटाबॉलिज्म ऑटो इंडक्शन करवाते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में ये नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, विजुअल डिस्टर्बेंस जैसे सिम्टम्स शो करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी एक्शंस में ये रैशेस, फोटो सेंसिटिविटी, हेपेटाइटिस, ग्रैन्युलोसाइट सप्रेशन और अप्लास्टिक अनीमिया जैसे सिम्टम्स भी कॉज करते हैं। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के जो एक्शन है उसको भी इन्हांस करके हाइपोनेट्रीमिया और वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम भी कॉज करेंगे। इनका रोल टेराटोजेनिसिटी में भी है, इस वजह से हम इन्हें प्रेग्नेंट वेमेन से प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। साथ ही साथ ये एब्सेंट सीजर्स को और वर्स कर देते हैं। यूजेस की बात की जाए तो हम इनका यूज़ कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, ट्राइजेमिनल और रिलेटेड न्यूरल्जियाज में करते हैं। साथ ही साथ इनका यूज़ डिप्रेसिव इलनेस और एक्यूट मेनिया में भी होता है। ये 100 mg, 200 mg और 400 mg के टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल हैं, साथ में सिरप में भी हैं। अगर हम ऑक्स कार्बामेज़ेपिन के इंटरेक्शंस की बात की जाए तो एंजाइम इंड्यूसर जो हैं वो ऑक्स कार्बामेज़ेपिन की एफिकेसी को रिड्यूस कर देते हैं और डिफरेंट ड्रग्स जैसे कि फिनोबार्बिटॉन, फेनिटोइन, वालप्रोएट इसके मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करते हैं। ड्रग्स जैसे कि आइसोनियाज़िड और एट्रोमाइसिन इसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देते हैं। इथोसक्सिमाइड की बात की जाए तो ये एब्सेंट सीजर्स के केस में ड्रग ऑफ चॉइस है। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रोशॉक सीजर्स को मॉडिफाई नहीं करता है, साथ ही साथ ये किडलिंग को भी इनहिबिट नहीं करता है। इसकी हाई एफिकेसी और सेफ्टी पाई गई है और इसकी प्लाज्मा प्रोटीन में और फैट में कोई बाइंडिंग नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात की जाए तो ये कैल्शियम आयन चैनल्स का जो थ्रेशोल्ड है थैलेमस में, ये उसको कम कर देते हैं और हाई कॉन्सेंट्रेशंस में ये सोडियम पोटेशियम आयन ATPase को एंजाइम को ये इनहिबिट करते हैं और साथ ही ये सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट को कम कर देते हैं। गाबा को पोटेंशिएट करने में भी इनका रोल है। फेनसक्सीमाइड की बात करी जाए अगर इथोसक्सीमाइड के कंपैरिजन में तो ये इनसे लेस इफेक्टिव है, जबकि मेटसक्सीमाइड जो है वो मोर टॉक्सिक है। टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो इथोसक्सीमाइड गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस कॉज करते हैं, जिसमें कि नॉजिया, गैस्ट्रिक पेन और वॉमिटिंग इंक्लूडेड है। ये लेथर्जी, फेटिगनेस भी कॉज करते हैं यानी कि वीकनेस कॉज करते हैं। ये हेडेक भी कॉज करेंगे, ये हिकअप्स कॉज करते हैं यानी कि हिचकी। यूफोरिया की भी कंडीशन इसमें देखी गई है। यूफोरिया में एक्सट्रीम प्लेजरनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस की फीलिंग आती है पेशेंट को। स्किन रैशेस भी ये कॉज करते हैं। इनकी डोज हम 20 to 30 mg पर kg पर डे के हिसाब से पेशेंट को देते हैं और ये सिरप्स और कैप्सूल्स दोनों फॉर्म में अवेलेबल हैं मार्केट में। वैल्प्रोइक एसिड एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सीजर्स में रोल प्ले करता है। इसका यूज़ हम क्रॉनिक एक्सपेरिमेंटल सीजर और किंडलिंग में भी करते हैं। ये इफ़ेक्टिव होता है पार्शियल सीजर्स में, जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में और एब्सेंट सीजर्स में। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये सोडियम आयन चैनल्स को इनएक्टिवेट करते हैं। ये साथ ही साथ कैल्शियम आयन चैनल्स को भी मीडिएट करते हैं, टी करेंट एटेन्यूएशन कॉज करते हैं। ये गाबा ट्रांस एमिनेस को भी इनहिबिट करते हैं। अगर वैल्प्रोइक एसिड के एडवर्स इफेक्ट्स की बात की जाए तो ये लीवर के एंजाइम्स को एलिवेट कर देते हैं। ये सेरम ट्रांसएमिनेज का लेवल इंक्रीज़ कर देते हैं। नॉजिया और वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। साथ ही साथ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जैसे कि एब्डोमिनल पेन और हार्टबर्न कॉज करते हैं। इनकी वजह से ट्रेमर, हेयर लॉस और वेट गेन जैसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ये लीवर में सिरहोसिस और हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। इनका दूसरे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के साथ नेगेटिव इंटरैक्शन देखा गया है। साथ ही साथ ये टेराटोजेनिक होते हैं, इस वजह से इन्हें प्रेग्नेंट वेमेंस में ये ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं होता है। ड्रग इंटरैक्शन की बात की जाए तो ये वालप्रोइड और कार्बामेज़ेपिन में इनका मेटाबॉलिज्म जो है वो इंड्यूस करते हैं एक दूसरे का, और फेनोबार्बिटॉन के केस में ये इसका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ कर देते हैं और 10 इसका प्लाज्मा लेवल इंक्रीज़ कर देते हैं। साथ ही साथ ये फेनिटोइन को भी प्रोटीन बाइंडिंग साइट से डिस्प्लेस करके इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो डिक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से फेनिटोइन टॉक्सिसिटी में इसका रोल है। इनको हम टैबलेट के फॉर्म में भी ये अवेलेबल होते हैं S200, 300 और 500 mg और सिरप्स और इंजेक्शंस में भी ये अवेलेबल हैं। डिवाल्प्रोइक्स सेमी सोडियम वालप्रोएट है। ये एक तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वैल्प्रोइक एसिड और सोडियम वैल्प्रोएट का 1:1 रेशियो में। इनका ओरल अब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ही कम है, लेकिन
इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वैल्प्रोइक एसिड से वो बराबर है। साथ ही साथ जो इनका गैस्ट्रिक टॉलरेंस है वो भी वैल्प्रोइक एसिड से बेटर है। क्लोनाज़ेपाम के अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो उनका ओरल अब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छा है। ये प्लाज्मा प्रोटीन में भी 85% बाउंड कर जाते हैं और ये लीवर में मेटाबोलाइज होके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। इनका टी हाफ भी एवरेज है 24 आवर्स। इनका कोई भी एक्टिव मेटाबोलाइट प्रोड्यूस नहीं होता है और जो एडवर्स इफेक्ट्स की अगर बात देखी जाए तो ये सेडेशन और डलनेस जैसी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। इनको हम बेसिकली स्टार्टिंग में हम इनकी डोज जो है वो मिनिमाइज़ रखते हैं। धीरे धीरे टॉलरेंस डेवलप होता है क्रॉनिक थेरेपी के साथ साथ। ये छोटे बच्चों में कंसंट्रेशन लैक करते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन कॉज करते हैं, टेम्पर और अदर बिहेवियरल अबनॉर्मैलिटीज़ भी कॉज करते हैं। साथ ही साथ अगर इनकी डोज रिलेटेड एडवर्स इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो ये मोटर डिस्टर्बेंस और अटैक्सिया जैसी प्रॉब्लम कॉज करते हैं। यूजेस की बात की जाए तो इनका मेनली यूज़ एब्सेंसीज़ में होता है। साथ ही साथ ये मायोक्लॉनिक और काइनेटिक एपिलेप्सी के केस में एडजुवेंट फॉर्म में भी यूज़ होते हैं। इनका बेनिफिट इन्फेंटाइल स्पास में भी देखा गया है, लेकिन इसकी वैल्यू लिमिटेड है कंपैरिजन टू अदर ड्रग्स, क्योंकि टॉलरेंस डेवलप होने में टाइम लगता है इन थेरेपेटिक इफ़ेक्ट विद इन 6 मंथ्स और सो। साथ ही ये एक्यूट मेनिया को भी सप्रेस करने में यूज़फुल हैं। अगर डोज़ की बात करें तो हम अडल्ट्स में 0.5 to 5 mg देते हैं ट्वाइस अ डे, जबकि चिल्ड्रंस में हम 0.02 to 0.2 mg पर kg पर डे के हिसाब से डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। डाइज़ेपैम एक फर्स्ट लाइन ड्रग है जो कि इमरजेंसी कंट्रोल ऑफ कन्वल्शंस में यूज़ होता है। इसका यूज़ हम स्टेटस एपिलेप्टिकस, टेटनस, एक्लैम्सिया, कन्वर्जन ड्रग की पॉइजनिंग में भी करते हैं। डोज़ की बात करें तो हम इसकी डोज 0.2 to 0.5 mg पर kg देंगे, आईवी इंजेक्शन के फॉर्म में देंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम इसकी डोज जो है वो रिपीटेडली बढ़ाएंगे मैक्सिमम, लेकिन हम इसकी 100 mg पर डे ही डोज देंगे। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में भी इसका रोल है। ये बीपी को बहुत कम कर देता है, साथ ही रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कॉज करता है, जो कि इसका एडवर्स इफ़ेक्ट है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें रिससिटेटिव मेजर्स लेने पड़े, यानी कि अगर पेशेंट एपिलेप्सी की वजह से फेंट हो गया है, कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो गई है, सिचुएशन डेथ की आ रही है अगर, तो ऐसे केस में हम डाइज़ेपैम को इंजेक्ट करते हैं। रेक्टल इंस्टिलेशन जो है वो इस वक्त प्रेजेंट प्रेफर्ड थेरेपी है फॉर इंजेक्टिंग डाइज़ेपैम। छोटे बच्चों में अगर कन्वल्शंस की प्रॉब्लम होती है तो हम उन्हें रेक्टल इंस्टिलेशन के थ्रू डाइज़ेपैम देते हैं। प्रीगाबालिन गाबापेंटिन का एक न्यू कॉग्नर है जिसकी गाबापेंटिन से फार्माकोडायनामिक और फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। साथ ही साथ ये क्लिनिकल इंडिकेशंस जो है ये सीजर डिसऑर्डर्स में यूज़ होता है। अगर बात की जाए इसके यूज़ की तो ये बेसिकली न्यूरोपैथिक पेन और डायबिटिक न्यूरोपैथी में यूज़ होता है। इसे हम पोस्ट थेरेपेटिक न्यूरल्जिया में भी यूज़ करते हैं और इसका यूज़ कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम में भी होता है। CRPS और अदर टाइप ऑफ क्रॉनिक पेन में भी हम प्रीगाबालिन को यूज़ करते हैं। अगर इनके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो ये सेडेशन कॉज करते हैं, लेकिन जो सेडेटिव इफ़ेक्ट है वो लेस प्रोमिनेंट है, बट ये पुअर कंसंट्रेशन कॉज करते हैं, ये रैशेस की प्रॉब्लम कॉज करते हैं और इनकी हाइपर सेंसिटिविटी में एलर्जिक रिएक्शंस की कंप्लेंट्स भी पेशेंट्स में देखी गई हैं। अगर डोज़ की बात करें तो हम इसकी 75 to 150 mg डोज देते हैं ट्वाइस अ डे, मैक्सिमम 600 mg पर डे प्रिस्क्राइब करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम फार्मा ट्यूटर।